हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार श्योर सक्सेस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं लेकर के आया हूं सीटेट का सीडीपी का सिलेबस, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो होता है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एक अलग सेक्शन है जिसको बाल विकास कहते हैं। इसके सिलेबस के साथ मैं हूं आपके सामने। मैं बता दूं कि श्योर सक्सेस जो है आपको सीटेट की क्लासेस भी चला रही है, सीटेट के साथ केबीएस की भी तैयारी कराने की हम लोग सोच रहे हैं। अर्थात ये सब पूरी टीम ऑर्गेनाइज है और टीम के जितने मेंबर हैं ये काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, सब अनुभव रखते हैं, 6 साल 7 साल के अनुभव रखे हुए हैं और इनको काफ़ी अनुभव है। सीटेट के जितने सिलेबस जितने सब्जेक्ट हैं उनके सब एक्सपर्टर हैं। केबीएस में भी आपको हेल्प मिलेगा और यह सीटेट देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं या कर रहे हैं तो आपको लिए सीटेट बहुत अनिवार्य है और सीटेट के बिना आप टीचर नहीं बन सकते हैं। अगर आप सीटेट नहीं करते हैं तो आपका टीचर बनने का सपना जो है यह अधूरा रह जाएगा। और आप सीटेट को हल्के में न लें। सीटेट में कहने के लिए 150 प्रश्न होता है, समय होता है 150 प्रश्न जो होता है, प्रश्नों का लेंथ ज़्यादा होता है, ये काफ़ी कंज्यूमिंग होता है। बिना इसकी तैयारी किए, बिना पढ़े या बिना प्रैक्टिस का आप सीटेट पास नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ मैं पास करने की बात कहूँ, अगर पास करते हैं तो आप केबीएस के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्टेट में टीचर बनूं, इवन बिहार में टीचर बनूं, तो सिर्फ पास करने से काम नहीं चलेगा। आपको मैक्सिमम नंबर एक्वायर करना पड़ेगा। मैक्सिमम नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नंबर बेस पे सिलेक्शन होता है, तो सीटेट में मैक्सिमम नंबर जितना आएगा तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए सीटेट आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। बीएड डीएलएड में लाखों रुपया खर्चा किए हैं और अगर सीटेट नहीं कर रहे हैं, सीटेट पास नहीं कर पा रहे हैं तो आप टीचर नहीं बन सकते हैं। इसलिए सीटेट जरूर करें और इसके लिए हमारी संस्था जो है एक अच्छी टीम ऑर्गेनाइज की है और सारे टीम के जितने मेंबर हैं यह काफ़ी एक्सपीरियंस हैं और हमारे संस्था के डायरेक्टर हैं दीपक सर के नेतृत्व में ये सारी सिलेबस बन रही हैं और इन पे चर्चाएं होंगी। सारी टीम जो है उन्हीं के नेतृत्व में ऑर्गेनाइज हुई है, काफ़ी हेल्पफुल व्यक्ति हैं और जो भी टीम मेंबर हैं ये भी हर एक स्टेज पे आपको हेल्प करेंगे और कोशिश रहेगी कि आपका सपना साकार हो, आपका टीचर बनने का सपना जो है वो साकार हो। इसी के सिलसिले में मैं आपके सामने सीटेट का जो फर्स्ट यूनिट है जिसको बाल विकास कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, यहाँ से 30 प्रश्न बन जाता है दोनों पेपर में। पहले हम लोग अगर पेपर की बात करें तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि ये 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर होता है। पेपर 1 जो क्वालिफाई करता है वो 0 से 5th क्लास का टीचर बन सकता है और पेपर 2 जो क्वालिफाई करता है वो आपको 6 से 8 क्लास का टीचर बनने के एलिजिबल है। दोनों पेपर में कॉमन सेक्शन जो है पेपर 1 में आप देखेंगे कि एक लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें हिंदी अनिवार्य रूप से लेना पड़ता है। दूसरा जो है ये लैंग्वेज 2 जिसको बोलते हैं, इसमें इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तीसरा सेक्शन है सीडीपी हो गया। सीडीपी दोनों में कॉमन है और यह 30 नंबर का होता है जिसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे इसमें। इसके बाद इसमें ईवीएस होता है, ईवीएस ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ मैथ्स का सेक्शन होता है। पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो मैथ का सेक्शन होता है। इसी तरह पेपर 2 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया और इसके बाद एक सीडीपी जो है कॉमन सेक्शन है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। इसके बाद यहाँ पे 4 सेक्शन जो यहाँ पर मैथ्स ईवीएस है, यहाँ आकर के पेपर 2 में आपको सोशल साइंस और साइंस हो जाता है। दोनों का 60 प्रश्न होता है जिनका बैकग्राउंड अगर सोशल साइंस का है तो वो सोशल साइंस के प्रश्न करेंगे, जिनका साइंस का है वो साइंस सेक्शन से करेंगे। अर्थात यहाँ भी 150 प्रश्न होते हैं 150 मिनट के।
ध्यान रखेंगे पेपर 1 में भी देखा जाए, यहाँ भी 150 प्रश्न होगा, 150 नंबर का, 150 मार्क्स का। आप इसमें क्वालिफाई अगर करना चाहते हैं तो 85 से 90 मार्क्स ला करके क्वालिफाई तो कर जाएंगे, लेकिन आपको अगर स्टेट में टीचर बनना है तो ये काफ़ी प्रॉब्लम होगा। बिहार और यूपी जैसे स्टेट में मैक्सिमम मार्क्स इसमें लाना होगा, क्योंकि बच्चे के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 110 से लेकर के 120 तक आ रहे हैं। अगर आपका 95 आया तो आप आगे वाले जो नंबर बच्चे को आ रहा है 110 120, उससे आप पिछड़ जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि इसमें मैक्सिमम नंबर एक्वायर करें, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ है फर्स्ट सेक्शन देखा जाए, जिसको CDP कहते हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात मैं करूँ, यानी बाल विकास की हम लोग बात कर रहे हैं। बाल विकास के सिलेबस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बाल विकास का सिलेबस जो है यह हमने 3 यूनिट में बांट के रखा है। 3 यूनिट में साधारण तरीके से समझेंगे। पहले यूनिट में देखा जाए तो यहाँ है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। अधिगम विकास की अवधारणा को समझेंगे। पहले यूनिट का पहला चैप्टर जो होगा यह होगा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी विकास की अवधारणा क्या है और इसका संबंध अधिगम से क्या है, इसका रिलेशन लर्निंग से, किस प्रकार लर्निंग से इसका सिलेबस रिलेशन है, इसको रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी में सब टॉपिक जो होगा यह विकास की अवधारणा होगा, विकास की विभिन्न अवस्थाओं को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं विकास की अवस्था को। विकास की अवस्था में हमने देखा कि हाँ, पूर्व प्रसूति अवस्था यानी इन्फेंट्री स्टेज हो गया, उसके बाद आपको चाइल्डहुड स्टेज हो गया, शैशवावस्था बोलते हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और आपको प्रौढ़ावस्था, इन सब अवस्थाओं की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे वृद्धि और विकास का अर्थ सिंपल तरीके से, और इसकी विशेषताओं को भी यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आ जाता है अधिगम। अधिगम अर्थात यहाँ देखेंगे रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट और लर्निंग, विकास और लर्निंग में अधिगम में क्या संबंध है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा चैप्टर होता है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत यानी बाल विकास की अवधारणा को समझेंगे, इसके सिद्धांत को समझेंगे और बाल मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। सिद्धांत के अकॉर्डिंग बाल मनोविज्ञान बच्चों का मानसिक विकास किस तरह वर्क करता है और किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, इसको समझने की कोशिश की गई है दूसरे चैप्टर में। तीसरा है अनुवांशिकता एवं वातावरण, यानी बच्चों के विकास पर अनुवांशिकता और उसके इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये सेक्शन होता है, यानी बच्चों के विकास पर उसके देखेंगे हेरिडेटरी गुण जो होते हैं उसका और उसके इन्वायरमेंट का यानी पर्यावरण का बहुत बड़ा इफेक्ट है। इस अनुवांशिकता के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह प्रभाव डालता है। साथ में ही वातावरण और उसके परिभाषा को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह बच्चों का इन्वायरमेंट, उसका घर का इन्वायरमेंट हो या बाहर का सोसाइटी का हो या स्कूल का हो, वह इन्वायरमेंट किस तरह का होता है। जिस तरह का इन्वायरमेंट होगा उसी के उद्देश्य से, उसी के डायरेक्शन में बच्चों का विकास भी होता है। बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर समझेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया का यहाँ तात्पर्य है कि बच्चे जो हैं, बच्चों का जब विकास होता है तो वो समाज से कैसे कोरिलेशन बनाते हैं। समाज से यानी आपको पता है कि मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है, तो वहीं बच्चों का जब विकास होता है, बच्चे अपना पार्टिसिपेशन सोसाइटी में, आपको स्टेट में, सेंट्रल में, अब इस ऑर्गेनाइजेशन में करने लगते हैं, तो वो कैसे उससे संबंध अपना बनाते हैं, इस संबंध को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर चौथे सेक्शन में।
और यही है, यानी इसके अर्थ को और परिभाषा को समझेंगे, इसके सिद्धांत को समझेंगे, सामाजिक परिकरण की प्रक्रिया जो है इस पर किसने किस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। 5वां चैप्टर जो है यह पियाजे और कोलबर्ग, पियाजे कोलबर्ग और वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। आप इससे पूरी तरह से वाकिफ होंगे। पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और ये इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिया है बाल विकास के सिद्धांत पर, इनका क्या विचार रहा है। और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, यह बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जीन पियाजे यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जीन पियाजे का क्या स्टेटमेंट रहा है, इसको समझेंगे। फिर लॉरेंस कोलबर्ग को समझेंगे। फिर इनके ये वाइगोत्स्की के जीवन काल और इनके सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। 6ठा आपको देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा में क्या अंतर है और यह किस तरह बच्चों के एजुकेशन को प्रभावित करता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसका महत्व क्या है ये इस सोसाइटी में और आगे चल करके बच्चा का जो विकास हो रहा है उसमें इसका क्या महत्व है, इसको समझने की कोशिश की गई है इसमें। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट 7वां चैप्टर जो है इसमें बुद्धि निर्माण और बहुआयामी बुद्धि की बात की गई है। बुद्धि निर्माण यानी समय और काल के हिसाब से बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, किस तरह उनका बुद्धि निर्माण होता है और किस अवस्था में किस तरह की बुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है, इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एक थ्योरी आता है जिसको बुद्धि परीक्षण कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। बौद्धिक वृद्धि और विकास को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है भाषा और चिंतन। भाषा और चिंतन यह भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। लैंग्वेज एंड थॉट की बात यहाँ पे की गई है, यानी बालक जो है यह विकास के क्रम में लैंग्वेज का विकास का डेवलपमेंट कैसे होता है और किस स्टेज में किस तरह की सोचने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, किस स्टेज का बच्चा किस तरह से सोचता है और वह अपने जीवन काल में यानी अपने कैरियर में किस तरह आगे बढ़ रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी भाषा के साधारण अर्थ को समझेंगे। फिर भाषा में बच्चों का अभिलक्षण देखा जाता है, उनका चिंतन विचार वो कैसे रखते हैं, किस अवस्था में किस तरह के विचार होनी चाहिए, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखेंगे 9वां सेक्शन जो हो गया समाज निर्माण। समाज निर्माण और लैंगिक मुद्दे, समाज निर्माण और लैंगिक मुद्दे, जिसमें लैंगिक मुद्दे है सामाजिक लिंग की अवधारणा। विद्यालय में लैंगिक भेदभाव बहुत इम्पोर्टेंट है। यह देखेंगे कि लैंगिक भेदभाव यानी आप जो आए दिन विद्यालय में अलग अलग विद्यालय की कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, यानी बालिका विद्यालय और बच्चों को अलग डिवाइड करके जो पढ़ाया जाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उस डिवीज़न से बच्चों के सामाजिक विकास की प्रक्रिया पर, उसके मानसिक विकास की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है, इसको समझेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता को समझेंगे, इसके अर्थ परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे और व्यक्तिगत भिन्नता जो है शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह उसका प्रभाव है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर नेक्स्ट है अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग, यहाँ से भी यानी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा और यह मूल्यांकन जीवन में जैसे विकास की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है उसी तरह मूल्यांकन भी है, ये सतत प्रक्रिया है और यह व्यापक मूल्यांकन किस तरह प्रभावित करता है। नेक्स्ट है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। किस तरह बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किस उम्र में किस तरह के क्वेश्चन राइज करते हैं, किस तरह का सवाल उनके मन में आता है, इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट देखेंगे यूनिट 2 जो है जिसको सामाजिक शिक्षा की अवधारणा कहते हैं, समावेशी शिक्षा।
समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट सेकंड में यह है कि विविध पृष्ठभूमि से वंचित बालकों की पहचान यहाँ पर की गई है, यानी अलग अलग। हम आपको पता है कि हमारा देश जो है विविधताओं वाला देश है। विविध संस्कृति भी विभिन्न तरह की है। जाति, धर्म, समुदाय के नाम पर हमारा देश बटा हुआ है। अर्थात कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता, संस्कृति जो है ये विविधताओं के समावेश के साथ चलती है। इसी समावेशी भी इसमें किस तरह की शिक्षा दी जाए कि उस स्तर पर बच्चे जो हैं अपने में समानता का भावना महसूस करें, इसको हम लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है पिछड़े और विकलांग तथा अधिगम। अधिगम में बालकों की पहचान क्या है? जो अधिगम में अशक्त हैं। अधिगम यानी लर्निंग प्रोसेस में जो वीक बच्चे हैं, वीकर बच्चे हैं, मेंटल हो गया या मेंटल रूप से या शारीरिक रूप से, इन सब चीज़ों को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह वो बच्चे समस्याग्रस्त हो जाते हैं और अपने एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसको हम लोग यहाँ समझेंगे। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालकों की पहचान। इसी में देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उम्र के हिसाब से उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता है। बहुत बच्चे हैं जो उम्र से ज़्यादा उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है। इन चीज़ों को अलग अलग समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। यानी प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनका डिफिनीशन क्या है, उनको किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, उनका शिक्षा का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, और वो बच्चे जो होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं उसमें सृजनात्मक क्षमता किस तरह डेवलप करती है, इसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट यूनिट जो है जिसको थर्ड यूनिट कहेंगे, थर्ड यूनिट में है कि यहाँ पर बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, अधिगम और अध्यापन की बात यहाँ पे की गई है। यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते आए हैं और यह जो है आपको डेवलपमेंट में, बच्चों के डेवलपमेंट में किस तरह प्रमुख भूमिका निभाता है, और यहाँ से पेडागोजी का भी क्वेश्चन बनता है। पहला चैप्टर देखेंगे बालक कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, किस तरह किस उम्र में बच्चों का थिंकिंग जो है किस तरह होता है और किस तरह हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। यानी बालकों में सोचने की प्रक्रिया, बच्चे कैसे सोचते हैं, कक्षा में किस क्लास में किस तरह का लर्निंग दिया जाए कि बच्चा प्रभावित हो और उस लर्निंग प्रोसेस से वह बोरियत फील न करे, उसका मन उसमें लगता रहे, और कौन कौन कारक उसको प्रभावित कर सकते हैं, इसको समझेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया यानी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण विधियों के प्रकार, यानी किस तरह के क्लास में किस तरह के बच्चों को किस डायरेक्शन में, किस स्टेज में किस तरह की शिक्षा दी जाए कि वो शिक्षा से जुड़े रहें और शिक्षा से अपने आप को उबे नहीं, इस तरह को इसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, किस शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है, यानी किस मेथोलॉजी का प्रयोग करें, किस स्ट्रेटजी का प्रयोग करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। क्योंकि देखिए आप ध्यान रखेंगे, आप एक बहुत बड़ा वर्क आप पे वर्क करने जा रहा है और बच्चे के मानसिक विकास के साथ साथ उनके कैरियर को भी आपके हाथ में संभालने की क्षमता होती है। इसलिए बच्चे के पूरे प्रक्रिया को समझना जरूरी है, इसकी चर्चा यहाँ पे की जाएगी। नेक्स्ट है बालक एक समस्या समाधान और अन्वेषण के रूप में। उसी में बहुत बालक जो होते हैं समस्या से ग्रसित होते हैं बहुत सारे, क्योंकि पहले मैंने कहा कि यहाँ बच्चे जो हैं ये विविधता वाला देश है, विभिन्न समाज और से बच्चे जुड़े होते हैं,
उनका इन्वायरमेंट अलग होता है और सभी अलग अलग इन्वायरमेंट के बच्चे, अलग अलग पर्यावरण के बच्चे आपके एक क्लास में आते हैं। वहाँ एक इन्वायरमेंट उनको दिया जाता है और उस इन्वायरमेंट में बच्चों का सोच क्या हो सकता है, किस तरह बच्चे सोचते हैं और किसके हिसाब से उनको लर्निंग किस तरह देनी चाहिए, किस तरह के लर्निंग प्रोसेस है, किस मेथोलॉजी का प्रयोग करें, किस स्ट्रेटजी का प्रयोग करें, उन सब चीज़ों की चर्चा होगी। इसके बाद बच्चों में अधिगम वैकल्पिक अवधारणा यानी अधिगम का अर्थ यहाँ समझेंगे, संगठनात्मक इसके सिद्धांत को समझेंगे, संज्ञानात्मक और सामाजिक अधिगम किस तरह बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को प्रभावित करता है, शिक्षा में किस तरह का उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, किस हद तक किस तरह संवेगों का, इमोशन का शिक्षा में महत्व है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है संज्ञान तथा संवेग, कॉग्निटिव एंड इमोशन में अंतर क्या है, इसके अर्थ को समझेंगे और शिक्षा में संवेगों का क्या महत्व है, इमोशन का क्या महत्व है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इस तरह से बच्चों के अधिगम प्रोसेस में हम लोग भागीदारी निभाएंगे अपना। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा और अधिगम, इसके परिभाषा को यहाँ समझेंगे, परिभाषा के साथ साथ इसके महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अधिगम में व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों का कितना योगदान है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा। आप देखेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है यह किस तरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बच्चा स्कूल को और स्कूल किस तरह उस फ्रेमवर्क के माध्यम से काम करते हैं और वह फ्रेमवर्क टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। ये हम लोगों का रहा चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास का सिलेबस, इसको हम लोग चर्चा किए। क्लास जब स्टार्ट होगी तो क्रमिक रूप से एक एक चैप्टर को विस्तृत समझेंगे, सिलेबस को समझेंगे और उसकी विस्तृत कंटेंट को समझेंगे और बीच बीच में जो भी वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बना है, क्वेश्चन का डिस्कस भी करेंगे और कोरिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए सुनने में तो यह लगता है कि हाँ चाइल्ड डेवलपमेंट जो है यह काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ है, यानी एक लर्निंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। उस प्रोसेस में बच्चों को किस उम्र में किस तरह की शिक्षा देनी है, इसको इस कार्य को कार्यान्वित करने के लिए संचालित करने से पहले बच्चों की विशेषताओं के, उम्र के विशेषताओं को समझना जरूरी है। इसलिए हम लोग क्रमिक रूप से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।